ये नदी है, ग्लेशियर से पानी आ रहा है नदी में बहकर इस तरीके से। मौसम, धूप निकली और गर्मी हुई तो ये वाटर जो है अर्थ के सरफेस पर ये वेपर होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये वेपराइजेशन आपका हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है तो वो कहां पर जा रहा है, वेपर होकर एटमॉस्फेयर में। अब इसी एटमॉस्फेयर में हमारी एक्टिविटीज की वजह से ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड्स के जो पार्टिकल हैं वो एटमॉस्फेयर में पहुंच रहे हैं। यहीं पर जो वेपराइज्ड होकर ये वाटर है H2O, ये आपको देखने को मिला। अब ये वेपराइज्ड प्लस ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड्स के जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद जब ये बारिश होती है तो बारिश होने पर जो ये एसिडिक फॉर्म बन गई है, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर क्रिएट हो गया है और HNO3 यहां पर क्रिएट हो गया है, तो अब ये क्या होगा, ये उस रेन वाटर के साथ अर्थ के सरफेस पर वापस गिरेंगे। ये देखिए आप यहाँ पर ये साइकिल कैसे हुई स्टार्ट, ये वाटर आ रहा है नदी में बहकर, नदी का वाटर जो है वो गर्मी के कारण वेपर होकर कहां पर गया, एटमॉस्फेयर पर। एटमॉस्फेयर में हमारी एक्टिविटीज की वजह से ऑलरेडी NO2 SO2 के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, तो उन्होंने इस वेपराइज्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद इन्होंने H2SO4 HNO3 क्रिएट किए और जब ये बारिश होगी तो ये पार्टिकल्स इस बारिश के पार्टिकल्स के साथ हमारे अर्थ के सरफेस पर वापस आएंगे। और यहाँ पर एक इसका हार्मफुल इफेक्ट आपको देखने को भी मिल रहा होगा, जो ये ट्रीज है ये किल कर देगी ये एसिड रेन इनको, यानी कि धीरे धीरे एसिड रेन इनको क्या करती चली जाएगी, खराब करती चली जाएगी और एक समय आएगा कि ये डैमेज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? आई होप इस पूरे प्रोसेस से एसिड रेन का पूरा सिनेरियो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए एक इमेज के माध्यम से और मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरी रिएक्शन होती है। देखिए ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में मिल रहे हैं ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। वहां पर आपका वाटर वेपराइज्ड होकर H2 आपको देखने को मिल रहा है, तो होगा क्या, ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन भी है एटमॉस्फेयर में, उसके साथ रिएक्ट करके SO3 बनाएगा। अब ये SO3 इस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये आपको सल्फ्यूरिक एसिड देगा H2SO4। इज दैट क्लियर? वहीं पर जो नाइट्रस ऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं वो इस वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन करने के बाद इट गिव्स द HNO3। इज दैट क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे और साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड भी यहाँ पर देखने को आपको NO मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी एक्टिविटीज की वजह से एटमॉस्फेयर गंदा हो रहा है, जिसको आप एयर पॉल्यूशन कह देते हैं, उस एयर पॉल्यूशन में कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो पार्टिकल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिडिक मटेरियल फॉर्म कर देते हैं, एसिडिक पार्टिकल फॉर्म कर देते हैं। जब बारिश होती है तो वो उसके साथ हमारे अर्थ सरफेस पर गिरते हैं और कितना हार्मफुल इफेक्ट होता है। ये पहले पेड़ हरे भरे थे, जब ये एसिडिक रेन हुई तो ये पेड़ कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि मूवी में जिस तरीके से दिखाया जाता है कि किसी के फेस पर एसिड फेंक दिया तो दैट मींस उसका फेस पूरा जल जाता है, खराब हो जाता है, तो वैसे ही ये पेड़ भी, ये ट्रीज भी क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, जलकर खराब हो जाते हैं। तो ये हार्मफुल इफेक्ट आपका ट्रीज पर भी होता है एसिड रेन। वेलकम बैक बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदारी से अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट की, तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पर इस बार जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को कवर कर रहे हैं वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कवर कर रहे हैं, यानी कि जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का आपका सिलेबस दिया हुआ है फॉर द बीटेक, फॉर द BBA, फॉर द BCA, उसमें हम यूनिट वाइज जो उसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसकी फॉर्म में पूरी यूनिट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यूनिट नंबर 4 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वीडियोस देखिए, वहां पर हमने यूनिट फर्स्ट को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कवर कर लिया है, यूनिट थर्ड को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कवर कर लिया है। वैसे ही हम सारी यूनिट्स को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की फॉर्म है, उसमें कवर कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की। वैसे बेसिकली हम जो टारगेट कर रहे हैं वो AKTU का जो बीटेक का सिलेबस है और BCA का सिलेबस है, एज वेल एज BBA का जो सिलेबस दिया हुआ है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट का, उस पर हम बात कर रहे हैं टॉपिक वाइज 1 बाय 1 करके क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। बीटेक और BCA का जो सिलेबस है बच्चों वो सेम सिलेबस है, 100% जैसा बीटेक का है वैसा ही BCA का सिलेबस है, क्योंकि BBA BCA जो दो कोर्स हैं नए इस बार AKTU ने स्टार्ट किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर की ये सीरीज। उससे पहले हर बार की तरह आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सोशल अकाउंट्स पर, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस वीडियो के मिलते रहें और आप अप टू डेट रहें अपनी एग्जाम से, अपनी स्टडी से। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट आर द कॉजेज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर ऑफ एसिड रेन। इससे पहले हमने इस यूनिट में दो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था आपका ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, उसके इफेक्ट्स, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, वो सारी चीजें हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर ली। उसके बाद हमने फिर बात की ग्रीन हाउस गैसेस का, जो कि महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं फॉर द जो आपका ग्लोबल वार्मिंग होती है उसमें, है ना। ग्लोबल वार्मिंग जो बेसिकली होती है वो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही होता है, ठीक है। अब हम यहां पर बात करेंगे एसिड रेन की। तो रेन के आगे शब्द लगा हुआ है बच्चों एसिड। अब एसिड क्या होता है? एसिड बेसिकली जैसे आप मूवीज देखते हैं या नाम सुनते हैं, जैसे इन्वर्टर होते हैं, बैटरीज होते हैं इन्वर्टर के, तो उसमें आप एक लिक्विड डालते हैं, उसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एसिडिक वाटर होता है जो हम अपनी बैटरीज में डालते हैं अपनी बैटरीज को यूज करने के लिए। या फिर जैसे मूवीज में आप देखते हैं किसी के फेस पर किसी ने एसिड फेंक दिया और उसका फेस जो है वो जल जाता है। तो कुछ इस तरीके का ही आपकी रेन में पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो रेन आपकी एसिडिक रेन बन जाती है। मींस कहने का ये है कि अगर एसिडिक पार्टिकल आपकी रेन जो हो रही है उसके साथ ऐड होकर अर्थ के सरफेस पर गिरते हैं तो दैट्स कॉल्ड द एसिड रेन। इज दैट क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे एसिड रेन क्या होती है। तो 1 बाय 1 इसके कॉजेज, इफेक्ट्स और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं उसकी हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एसिड रेन के बारे में हम समझ लेते हैं। एसिड रेन रेफर्स टू द पार्टिसिपेशन, जैसे रेन
स्नोफॉल, स्लेट या फॉग, इन सबको आप एक एसिडिक रेन का फॉर्म कह सकते हैं। इट हैज ए हायर देन नॉर्मल एसिडिटी। ये एसिडिटी आपकी वो नहीं है कि जो आपको खाना खाने से या फिर कुछ तले भुनी चीजें समोसा खाने से हो जाती है, वो नहीं। मतलब कहने का ये है कि जब एसिड की मात्रा आपकी रेन, स्नोफॉल, स्लेट या फॉग में हो जाती है तो वो आपका एसिडिटी उसमें मतलब एसिडिक लेवल बढ़ गया है। टिपिकली विद ए पीएच वैल्यू लोअर देन 5.6। मतलब कहने का ये है जब उसकी वैल्यू लोअर देन 5.6 हो जाती है तो वो एक तरीके से आपका एसिडिक पार्टिकल उसमें ऐड हो जाते हैं। दिस फिनोमिना अकर्स व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड, उसका सबसे पहला ये एसिडिक रेन जो होती है वो होती कब है, जब सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO के जो पार्टिकल्स हैं आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। जब ये पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं और एटमॉस्फेयर में रेन हो जाए या स्नोफॉल हो जाए या फॉग आप देखते हैं ठंडी के समय में, तो वो आपका एक तरीके से एसिडिक रेन कहलाती है। फॉग का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बेटा फॉग भी आपने देखा होगा जब ज्यादा सर्दियां होती है और बहुत ज्यादा फॉग मॉर्निंग में, इवनिंग में आपको देखने को मिलता है, नाइट में देखने को मिलता है, तो वो भी क्या होता है, एज ए बारिश रेन की तरह बरसता है। तो उसमें अगर ये पार्टिकल्स होंगे एटमॉस्फेयर में तो वो उसके साथ ऐड होकर अर्थ के सरफेस पर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके ऊपर गिरेंगे, है ना। ऑफ्टन एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। और ये सब जो आपके एसिडिक पार्टिकल एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, ये किसकी वजह से हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज हम लोगों की वजह से ही देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल का बर्निंग बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन में आपको एनालाइज हुआ भी होगा, ठीक है। आगे, दीज गैसेज रिएक्ट विद द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। ये गैसेज वाटर के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं एटमॉस्फेयर में और बना देती हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देखिए वर्ड लग गया ना, एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और जब नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलती है वेपराइज के साथ तो नाइट्रिक एसिड यहां पर आपको देखने को मिलता है, यानी कि HNO3 आपको देखने को मिलेगा, विच देन फॉल्स टू अर्थ एज एसिड रेन। और फिर ये एसिड रेन की तरह अर्थ की सरफेस पर गिरती है। तो आई होप आप एसिड रेन के बारे में समझ गए होंगे। एसिड रेन क्या होती है बेसिकली, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो जब आपकी रेन या फिर स्नोफॉल होता है या फॉग जो बरसता है, एक तरीके से आप कह देते हैं ना अपनी लैंग्वेज में कि आज तो कोहरा बरस रहा है ना, तो अगर उसमें आपके पार्टिकल मिल गए हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की, तो वो उस वाटर के साथ जो वेपर है एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं, जिसका pH वैल्यू लेस देन 5.6 होता है, तो वो आपका एसिड रेन कहलाती है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको एसिड रेन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ पिक्चर्स के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर हम राइट से स्टार्ट करेंगे इमेज और लेफ्ट की तरफ हम चलेंगे। ये नदी है, ग्लेशियर से पानी आ रहा है नदी में बहकर इस तरीके से। मौसम, धूप निकली और गर्मी हुई तो ये वाटर जो है अर्थ के सरफेस पर ये वेपर होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये वेपराइजेशन आपका हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है तो वो कहां पर जा रहा है, वेपर होकर एटमॉस्फेयर में। अब इसी एटमॉस्फेयर में हमारी एक्टिविटीज की वजह से ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड्स के जो पार्टिकल हैं वो एटमॉस्फेयर में पहुंच रहे हैं। यहीं पर जो वेपराइज्ड होकर ये वाटर है H2O, ये आपको देखने को मिला। अब ये वेपराइज्ड प्लस ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड्स के जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद जब ये बारिश होती है तो बारिश होने पर जो ये एसिडिक फॉर्म बन गई है, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर क्रिएट हो गया है और HNO3 यहां पर क्रिएट हो गया है, तो अब ये क्या होगा, ये उस रेन वाटर के साथ अर्थ के सरफेस पर वापस गिरेंगे। ये देखिए आप यहाँ पर ये साइकिल कैसे हुई स्टार्ट, ये वाटर आ रहा है नदी में बहकर, नदी का वाटर जो है वो गर्मी के कारण वेपर होकर कहां पर गया, एटमॉस्फेयर पर। एटमॉस्फेयर में हमारी एक्टिविटीज की वजह से ऑलरेडी NO2 SO2 के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, तो उन्होंने इस वेपराइज वाटर के साथ रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद इन्होंने H2SO4 HNO3 क्रिएट किए और जब ये बारिश होगी तो ये पार्टिकल्स इस बारिश के पार्टिकल्स के साथ हमारे अर्थ के सरफेस पर वापस आएंगे। और यहाँ पर एक इसका हार्मफुल इफेक्ट आपको देखने को भी मिल रहा होगा, जो ये ट्रीज है ये किल कर देगी ये एसिड रेन इनको, यानी कि धीरे धीरे एसिड रेन इनको क्या करती चली जाएगी, खराब करती चली जाएगी और एक समय आएगा कि ये डैमेज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? आई होप इस पूरे प्रोसेस से एसिड रेन का पूरा सिनेरियो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए एक इमेज के माध्यम से और मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरी रिएक्शन होती है। देखिए ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में मिल गए हैं ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। वहां पर आपका वाटर वेपराइज्ड होकर H2O आपको देखने को मिल ही रहा है। तो होगा क्या, ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन भी है एटमॉस्फेयर में, उसके साथ रिएक्ट करके SO3 बनाएगा। अब ये SO3 इस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये आपको सल्फ्यूरिक एसिड दे देगा H2SO4। इज दैट क्लियर? वहीं पर जो नाइट्रस ऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं वो इस वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन करने के बाद इट गिव्स द HNO3। इज दैट क्लियर?
आई होप आप समझ गए होंगे, और साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड्स भी यहां पर देखने को आपको NO मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी एक्टिविटीज की वजह से एटमॉस्फेयर गंदा हो रहा है, जिसको आप एयर पॉल्यूशन कह देते हैं, उस एयर पॉल्यूशन में कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो पार्टिकल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिडिक मटेरियल फॉर्म कर लेते हैं, एसिडिक पार्टिकल फॉर्म कर देते हैं। जब बारिश होती है तो वो उसके साथ हमारे अर्थ सरफेस पर गिरते हैं, और कितना हार्मफुल इफेक्ट होता है। ये पहले पेड़ हरे भरे थे, जब ये एसिडिक रेन हुई तो ये पेड़ कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि मूवी में जिस तरीके से दिखाया जाता है कि किसी के फेस पर एसिड फेंक दिया तो दैट मींस उसका फेस पूरा जल जाता है, खराब हो जाता है। तो वैसे ही ये पेड़ भी, ये ट्रीज भी क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, जलकर खराब हो जाते हैं। तो ये हार्मफुल इफेक्ट आपका ट्रीज पर भी होता है एसिड रेन का। वन बाय वन आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इफेक्ट किस किस क्षेत्र में इसके देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे एसिड रेन को। चलिए अब इसको थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे। तो पहला उन्होंने पूछा है कॉजेज ऑफ एसिड रेन। एक इमेज आपके माइंड में अब बन गई है एसिड रेन की। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले उसने कॉजेज ही पूछे हैं एसिड रेन के। तो कॉजेज क्या क्या कारण हैं वो हम यहां पर बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण इमेज के माध्यम से भी आपको पता चल गया होगा, वो है आपका इंडस्ट्रियल एमिशन, यानी कि जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनसे जो एमिशन हो रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण कारण हो जाता है एसिड रेन को बनाने में या एसिड रेन को क्रिएट करने में। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं जब उसमें से धुआं निकलता है तो वहां से आपको सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के पार्टिकल रिलीज होते हुए दिखाई देते हैं एटमॉस्फेयर में, और वही तो आपके एसिड का फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहां पर लिखा है कि इंडस्ट्रीज में कोयले को जलाया जाता है, फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है फॉर द पावर प्लांट, जिससे कि पावर जनरेट की जाए, है ना। इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में इनका यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन में सोर्सेज जो रिलीज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ द SO2 एंड NO2, ये आपके क्रिएट होते हैं और ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं। दीज पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि ये एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, तो दीज आर द पॉल्यूटेंट्स, जिनको आप प्राइमरली पॉल्यूटेंट बोल देते हैं। कंजम्पशन प्रोसेस सच एज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मेटल रिफाइनिंग एंड द सीमेंट प्रोडक्शन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल जो पार्ट्स है उनसे जो जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं वहां से आपका इनका जनरेशन एमिशन होता है। इज दैट क्लियर? तो पहला कॉज हो गया इंडस्ट्रियल एमिशन। ठीक है, वैसे ही इसमें एक वर्ड यूज हुआ क्या बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। तो यानी कि नेक्स्ट कॉज हो जाता है आपका व्हीकल्स। तो नेक्स्ट है व्हीकल एमिशन, जो हम ये वाहन चलाते हैं जिसमें आपका पेट्रोल डीजल बर्न होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के पार्टिकल को रिलीज करते हैं, एमिशन करते हैं। तो द कॉम्बिनेशन, द कंजम्पशन ऑफ द गैसोलीन एंड द डीजल फ्यूल्स इन कार एंड ट्रक्स रिलीज द नाइट्रस ऑक्साइड लार्ज अमाउंट में, विच कंट्रीब्यूट टू द एसिड रेन फॉर्मेशन, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं एसिड रेन के फॉर्मेशन में। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की, तो वहां से भी इनका रिलीज देखने को, एमिशन देखने को मिलता है। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी एक कॉज हैं एसिड रेन के लिए। तो वो किस तरीके से हैं देखते हैं उस पे। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, मैन्योर कैन रिलीज द अमोनिया NH3, यानी कि अमोनिया ये रिलीज करते हैं, विच में रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एंड द नाइट्रिक एसिड, जो SO2 और NO2 के साथ रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में एसिडिक फॉर्म क्रिएट करती है। तो अभी तो हमने दो एसिडिक फॉर्म देखी है, सल्फ्यूरिक H2SO4 और HNO3, लेकिन इससे भी अलग और भी पार्टिकल होते हैं जो एसिडिक बनाते हैं आपकी रेन को, जिसमें कि आपका एक ये हो गया है अमोनिया। इज दैट क्लियर? तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी कहीं ना कहीं एसिड रेन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, चलिए अब नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नेचुरल रिसोर्सेज आपका कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं एसिड रेन में, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है, जिससे कि एनवायरमेंट पर ज्यादा हार्म नहीं होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में अगर बात करें, जैसे वॉल्केनिक एरप्शंस हो गया, वाइल्ड फायर्स हो गया, लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो गया, कैन ऑल्सो रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑल्दो दीज आर मच स्मॉलर कंट्रीब्यूटर्स कंपेयर टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे कि ज्वालामुखी का फटना हो गया, है ना, जंगल में आग लगना हो गया, या फिर बिजली का तड़कना हो गया, तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं आपकी नेचुरल फॉर्म की हैं, जो कि एसिडिक रेन क्रिएट करने में हेल्प करती हैं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन कंपेयर टू द हमारी एक्टिविटीज बहुत कम होता है, एज ए ना के बराबर आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी का फटना एक पर्टिकुलर रीजन में होता है, हर जगह पे नहीं होता है, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं ये 95% क्षेत्र पर, रीजन पर देखी जाती हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज भी कहीं ना कहीं कॉज हैं आपके एसिड रेन का। नेक्स्ट है डिफोरेस्टेशन एंड द लैंड यूज चेंजेस, यानी कि ऑब्वियसली बात है हमारी एक्टिविटीज की वजह से ही पेड़ों का कटान भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है या बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है एनवायरमेंट को, और वो एक कारण है एसिडिक रेन भी। ठीक है, क्योंकि जो हम एयर में पॉल्यूशन फैला रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम किया जाता है ट्रीज के माध्यम से, और अगर हम उन्हीं को काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण हो जाता है। तो दैट मींस डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स नेचुरली एब्जॉर्ब द पॉल्यूटेंट्स, बट व्हेन दीज एरियाज आर क्लियर और ड्रेन्ड दे लॉस देयर एबिलिटी टू फिल्टर आउट द
एसिड, यानी कि जब उनको काट दिया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है, तो उनकी एबिलिटी जो है फिल्टर करने की एसिड को एटमॉस्फेयर में से वो कम होती जा रही है एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द हायर एसिडिटी इन नियर बाई रेन। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक कारण हो जाता है जो हम पेड़ों का कटान करते हैं एसिड रेन के लिए। इज दैट क्लियर? आई होप पांचों कॉजेज जो मैंने आपको वन बाय वन बताए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला पोर्शन आपका खत्म हो गया है क्वेश्चन का। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। उसमें पूछा है इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अब जो दो इमेज मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी आपको, जिसमें एसिड रेन को मैंने समझाने की कोशिश की थी, वहां पर उसके इफेक्ट्स आपको देखने को मिल गए थे। लेकिन यहां पर मैं इमेज के माध्यम से और क्लियरली आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से अदर चीजों पर भी इंपैक्ट देखने को मिलता है। जैसे आप यहां पर देखेंगे, पहली इमेज को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए लेफ्ट साइड से आपका एमिशन हो रहा है, क्रिएट हो रही है एसिडिटी जो एटमॉस्फेयर में है। फिर जब ये रेन के माध्यम से राइट साइड पर आकर गिर रही है तो क्या क्या इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसको वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर आपने ध्यान से देखा, पार्टिकुलेट्स जैसे कि SO2, NO के पार्टिकल्स यहां पर रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होकर जा रहा है। यहां पर आप देख रहे होंगे ये व्हीकल के हेल्प से भी ये क्रिएट हो रहे हैं। और जो ये खेती हो रही है यहाँ पर, इसमें फर्टिलाइजर्स आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पर NH3 यानी कि अमोनिया भी यहाँ से जनरेट होती है, जो कि अभी हमने वन बाय वन डिस्कस किए हैं पॉइंट्स, है ना। तो ये सब एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होकर पहुंचा है, वो इनके साथ रिएक्ट करते हैं और एसिडिक पार्टिकल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो जब ये रेन होगी तो आप यहाँ पर रेन की हालत देख रहे हैं, एसिडिक फॉर्म में आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब जब ये एसिडिक रेन किस पर गिरेगी, अर्थ के सरफेस पर जो जो ऑब्जेक्ट हैं, चाहे आप मेरीन लाइफ देख लीजिए, चाहे आप ट्रीज देख लीजिए, चाहे आप ह्यूमंस भी देख लीजिए। जो ह्यूमंस आप यहां पर देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप पहली वाली बारिश में भीग जाते हैं तो कहते हैं कि एलर्जी हो गई है बॉडी में, है ना। तो उसमें यह रहता है क्योंकि पहली बार जो बारिश होती है मौसम की, उसमें जो भी आपके एटमॉस्फेयर में डस्ट है उन सबको वो लेकर आएगी, तो वो ज्यादा हार्मफुल हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं हमारी स्किन को हार्म पहुंचाएगी। तो कहने का मतलब ये है, चाहे आप ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे आप एक्वेरिक लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे आप ह्यूमन लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, सब पर इस एसिडिक रेन का इफेक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा इस एसिड रेन से। यहां तक कि बिल्डिंग्स भी इस रेन से इफेक्ट होती हैं। जब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इमेज के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की। एक और इमेज के माध्यम से आप देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। देखिए ट्रांसपोर्टेशन जो कि एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है एसिडिक रेन के लिए, पावर स्टेशन जहां पर पावर जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इंडस्ट्रीज, ये सब फैक्टर हमने डिस्कस किए हैं। यहां तक कि हाउसेस से भी, एग्रीकल्चर से भी, सब जगह से ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपके एटमॉस्फेयर में जा रही हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड क्रिएट करते हैं जब एटमॉस्फेयर में जो वेपर हुआ वाटर है उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, फिर बादल बनते हैं। ये पूरा सिनेरियो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है एटमॉस्फेयर में। जब ये रेन के साथ, यानी कि जब रेन होगी तो रेन के साथ जब ये आएगा तो इसको आप क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोल देंगे। ठीक है, एसिड रेन आपने बोला तो एसिड स्नोफॉल भी आप इसको कह देते हैं, ड्राई डिपोजिशन भी आप इसको बोल देते हैं। और नीचे जब भी ये रेन अर्थ के सरफेस पर गिरेगी जिस भी ऑब्जेक्ट पर, उन सबको ये हार्म पहुंचाएगी। जैसे कि प्लांट्स के आपको हर उसमें ये इफेक्ट इसका देखने को मिल जाता है। प्लांट्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। यहां तक कि एग्रीकल्चर के जो प्लांट्स हैं, जो हम क्रॉप्स कर रहे हैं, उन पर भी इसका हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है। वहीं पर ये वाटर जब रिवर में जाएगा तो रिवर भी एसिडिक हो जाएगी, तो यानी कि वहां पर रहने वाले जीव जंतु पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ये सारे इफेक्ट्स हैं एसिड रेन के। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं सारे इफेक्ट्स को। तो नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहला है एनवायरमेंटल डैमेज, यानी कि एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं एसिड रेन डैमेज करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रीज डैमेज हो जाते हैं, एक्वेरिक लाइफ डैमेज हो जाती है, या फिर और ह्यूमन स्पेसीज जो हैं या अदर स्पेसीज जो हैं वो कहीं ना कहीं इस एसिड रेन से अफेक्ट होती हैं। तो पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं एनवायरमेंट में, तो सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल का जो फर्टिलाइजर लेवल है वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन लेवल कम हो जाता है। वहां पर क्रॉप की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। तो एसिड रेन लोअर द पीएच ऑफ द सॉइल, सॉइल के पीएच लेवल को कम कर देती है, क्योंकि एसिड का जो पीएच लेवल है वो लो होता है ना, और मेकिंग इट मोर एसिडिक एंड हार्मफुल टू द प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजर का काम करते हैं उनको भी हार्म पहुंचाती है। दिस रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी एंड कैन हार्म प्लांट ग्रोथ। जब फर्टिलिटी ही सॉइल की कमजोर हो गई है, नींव ही कमजोर हो गई है प्लांट की, तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा। तो यानी कि एनवायरमेंटल डैमेज में पहला हो गया सॉइल डिग्रेडेशन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन। जैसा कि मैंने बताया भाई, जो रेन हो रही है उसका पानी कहां पर जा रहा है, रिवर्स में भी तो जा रहा है ना, समुद्र में भी जा रहा है, तो दैट मींस उसका लेवल भी पीएच वैल्यू वो डिक्रीज कर देगा। एसिड रेन कैन लोअर द पीएच ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड द स्ट्रीम्स, मेकिंग द वाटर मोर एसिडिक।
वो वाटर को और एसिडिक बना देता है। दिस कैन बी टॉक्सिक टू एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जो एक्वेटिक लाइफ है उसको टॉक्सिक कर देगा, सच एज फिशेस, एम्फिशियंस एंड द इनवर्टेब्रेट्स, यानी कि जो भी वहां पर लाइफ है वाटर के अंदर वो सब कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगी, चाहे आपका वो प्रोड्यूसर्स हो, चाहे वो कंज्यूमर्स हो, चाहे वो डिकम्पोजर्स हो, तो सब आपके इससे इफेक्ट होंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉरेस्ट डैमेज। जो पेड़ आप देख रहे थे उनको डैमेज भी यहाँ पर एसिड रेन करती है, तो उस वजह से जो फॉरेस्ट रीजन है वो ज्यादा इफेक्ट होता है। एसिड रेन कैन डैमेज द लीव्स, यानी कि पेड़ों की पत्तियों को, नेडल्स को, यानी कि पूरे फॉरेस्ट के यानी कि पूरे ट्री को डैमेज कर देती है डे बाय डे। अगर ये लॉन्ग टाइम तक एसिडिक रेन यानी कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज्यादा एसिडिक एटमॉस्फेयर रहता है, वहां पर ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो वहां पर ये समस्या बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। तो आई होप एनवायरमेंटल डैमेज किस तरीके से होता है और किस किस रीजन में आपको देखने को मिलता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इफेक्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डैमेज टू द बिल्डिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। किस तरीके से? चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है एरोजन ऑफ द बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग खराब होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एसिड रेन जो है वो इरोड एंड डिग्रेड करती है लाइमस्टोन के लाइफ को या उसकी क्वालिटी को घटाती चली जाती है। जैसे आपने सुना होगा जो आगरा में ताजमहल है वो खराब हो रहा है, उसकी जो शाइनिंग थी वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास में मथुरा में जो प्लांट लगा हुआ है गैस का, उससे वो हार्मफुल एसिड रेन आप कह सकते हैं। एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है जो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट कर रहा है। मार्बल्स, क्योंकि उस पे मार्बल लगा हुआ है, मार्बल की क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है, रिड्यूस कर देता है। एंड अदर स्टोन बिल्डिंग्स एंड द माउंटेन्स कहीं ना कहीं ये एसिड रेन की वजह से डैमेज होते हैं, जैसे वो ज्यादा मात्रा में आपको रेन देखने को मिलती है। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द कैल्शियम कार्बोनेट इन द स्टोन कॉजिंग इट टू डिट्रोएट ओवर द टाइम टू टाइम, जैसे बहुत समय के लिए अगर हो रहा है तो वो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो पहला हो गया एरोजन ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग लेवल यानी कि बिल्डिंग की जो क्वालिटी है उसकी वो डिक्रीज हो जाती है। वह आगे आते हैं तो कोरिजन ऑफ द मेटल्स, ये भी यहां पर देखने को मिलता है। मेटल की अगर चीजें लगी हुई हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगी, हार्म होगा उसका, किस पर का? एसिड रेन का। तो एसिड रेन एक्सेलरेट द कोरिजन ऑफ द मेटल, जो जंग लगने की जो मात्रा है उसको इंक्रीज कर देती है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डैमेज हो जाता है। ठीक है, जिसमें आपके व्हीकल्स भी आ जाते हैं, ब्रिजेस भी आ जाते हैं और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर आप मेटल का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं हेल्थ रिस्क, तो कहने का मतलब ये है कि बिल्डिंग्स पर, एनवायरमेंट पर तो इफेक्ट हो ही रहा है, उसके साथ साथ हमारी हेल्थ पर भी इसका असर देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, आपको खुजली या स्किन वाली प्रॉब्लम्स, समस्याएं होना स्टार्ट हो जाती हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं इसमें बात करूं हेल्थ रिस्क में, तो विच एसिड रेन itself is not directly harmful to human health. The pollutants that cause acid rain can contribute to the respiratory problems such as the asthma, bronchitis. Additionally, contaminated water sources can cause health risk. यानी कि अस्थमा की प्रॉब्लम, अदर समस्याएं तो होती हैं, क्योंकि ये एसिडिक रेन का वाटर अगर वाटर में मिल जाए और उस वाटर को हम कंज्यूम करते हैं तो वो आपका इनर पार्ट को भी कहीं ना कहीं डैमेज करता है। इज दैट क्लियर? तो ये हेल्थ रिस्क भी आपके हैं। साथ ही साथ इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि स्किन पर भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। जैसा मैंने बताया कि जब एसिड रेन होगी तो वो हमारी क्रॉप्स पर भी होगी, हमारे जहां पर हम खेती कर रहे हैं उस लैंड पर भी होगी, तो वो कहीं ना कहीं सॉइल का जो फर्टिलाइजर लेवल है उसको डिक्रीज कर रही है, जिस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी आपकी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यानी कि एग्रीकल्चर पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो एसिड रेन कैन हार्म द क्रॉप्स बाय डायरेक्टली डैमेजिंग द प्लांट टिश्यूज एंड बाय अल्टरनेटिंग द न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। दिस कैन लीड टू रिड्यूस द क्रॉप्स यील्ड्स टू द लोअर फूड प्रोडक्शन। वो फूड का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहां पर बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें भी उसका लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज देखने को आपको मिलता है। तो क्योंकि पूरा एनवायरमेंट इफेक्ट हो रहा है, उसके पार्ट वाइज इफेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी भी लॉस होगी। डिस्टर्ब द इकोसिस्टम बाय हार्मिंग द प्लांट्स एनिमल्स स्पीसीज दैट आर सेंसिटिव टू द चेंजेस इन द पीएच वैल्यू, क्योंकि पीएच वैल्यू चेंज हो रही है उस वजह से कहीं ना कहीं ये हार्मफुल है बायोडाइवर्सिटी के लिए और उसका लेवल क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ द स्पीसीज। तो ये कुछ इफेक्ट थे जो आपको देखने को मिलते हैं एसिड रेन के। आई होप बहुत अच्छे से आप पॉइंट वाइज सारी चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब कॉजेज और इफेक्ट समझने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें पूछा गया है कंट्रोल मेजर्स ऑफ फॉर एसिड रेन, यानी कि एसिड रेन को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो
अगर अभी तक आप हमारे वीडियोस पहले से देख रहे हैं तो सीधा सा फंडा बेटा ये है कि अगर आपको इफेक्ट्स क्या हैं, उसके क्या सोर्सेज हैं, ये चीज समझ में आ गई तो सोर्सेज को ही कंट्रोल करने से वो प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाती है। तो वैसे ही आपको एसिड रेन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, एयर में जो पॉल्यूटेंट आप भेज रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, SO2, NO2, उनको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, और वो जिस वजह से सेपरेटली आप के एमिट हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उनको कम करना पड़ेगा। इस वजह से या ऐसा करने से ही आपका एसिड रेन कंट्रोल हो जाएगी। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिड्यूस करना पड़ेगा एमिशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ऑब्वियसली बात है, इन दो महत्वपूर्ण प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की वजह से ही आपको एसिड रेन देखने को मिलता है, तो आपको इन्हीं को रिड्यूस करना पड़ेगा, इनके एमिशन को रिड्यूस करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो कैसे, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले है स्विचिंग टू द क्लियर एनर्जी सोर्सेज, यानी कि जो एनर्जी सोर्सेज हैं उन सोर्सेज की तरफ हमें जाना पड़ेगा जहां से इन चीजों का एमिशन ना हो। जैसे कि आपका सोलर एनर्जी है ना, हाइड्रो पावर है, विंड एनर्जी है, इन सोर्सेज की तरफ आपको जाना पड़ेगा जिससे कि हम रिड्यूस कर सकते हैं इनके एमिशन को। ठीक है, एंड ट्रांजिशन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स टू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक द विंड्स, सोलर, हाइड्रो पावर्स कैन ग्रेटली रिड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन, यानी कि ये रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे पहला पॉइंट। नेक्स्ट किस तरीके से कर सकते हैं इसको रिड्यूस, यूज ऑफ क्लीनियर टेक्नोलॉजीज, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाए, अगर ये हम एमिट कर भी रहे हैं बहुत ही कम मात्रा में, तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हम लेकर आए जिससे कि हम एनवायरमेंट से इनको क्लीन भी कर सकें, है ना। इंस्टॉलिंग द स्क्रबर्स ऑन द पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल स्मोकेज कैन रिमूव द सल्फर डाइऑक्साइड्स फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेज बिफोर दे आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से पहले ही हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करें ताकि हम सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को पहले ही क्या कर सके, खत्म कर सके। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्विचिंग टू द लो सल्फर फ्यूल्स, हमें स्विच करना पड़ेगा लो सल्फर फ्यूल से, यूजिंग द फ्यूल्स विद लोअर सल्फर कंटेंट, यानी कि हमें ऐसे फ्यूल की तरफ कदम बढ़ाना होगा जिसमें एमिशन ऑफ द सल्फर कम हो, या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सल्फर के जो पार्टिकल्स हैं उनका कम एमिशन वहां पर देखने को मिले। और उन फ्यूल्स का हम ज्यादातर यूज ट्रांसपोर्टेशन या इंडस्ट्रियल सेक्टर में करते हैं जिससे कि रिड्यूस हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन एटमॉस्फेयर में। तो ये कुछ रीजंस हो गए जिसकी वजह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिनकी हेल्प से हम रिड्यूस कर सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के और नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशन को एटमॉस्फेयर में। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको पहला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से एसिड रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूविंग व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड। ये भी क्योंकि हमें दूसरा कारण क्या था, इंडस्ट्री के बाद व्हीकल्स, तो उनको भी हमें देखना होगा, तो इसमें कैटालिस्टिक कन्वर्टर हमें यूज करने होंगे। इससे क्या होगा, मॉडर्न कार एंड ट्रक्स आर इक्विप्ड विद द कैटालिस्टिक कन्वर्टर्स विच रिड्यूस द नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एमिशन होता है वो बेसिकली किससे होता है, ट्रांसपोर्टेशन से होता है। तो उसमें हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा कि हम नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस कर सकें। स्ट्रिक्टर व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड कैन आल्सो हेल्प डिक्रीज द नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि कुछ हमें इस तरीके के नियम्स भी बनाने पड़ेंगे जिस वजह से हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं और इस तरीके की टेक्नोलॉजी हम कार, ट्रक्स या व्हीकल्स में लेकर आएं कि जहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस किया जा सके। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं। प्रमोटिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना, या फिर अगर आप फ्यूल वाले व्हीकल को भी चला रहे हैं तो समय समय पर उसकी पॉल्यूशन जांच जरूर कराते रहें, ताकि आपको पता रहे कि कहीं हमारी गाड़ी या हमारे जो बाइक है या फिर हमारा जो व्हीकल है वो एनवायरमेंट को तो हार्म नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई चीज अगर लेवल से ऊपर पहुंचती है एटमॉस्फेयर में तब वो ज्यादा हार्मफुल हो जाती है ना। द अडॉप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एयर पॉल्यूशन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली इन द अर्बन रीजन्स, जहां पर पेड़ों की जो संख्या होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है, वहां पर हमें प्रमोट करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। आई होप आप समझ गए होंगे सेकंड पॉइंट को भी बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बनाने पड़ेंगे, कुछ शर्तें, कुछ नियम आपको क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे कि एक डर भी लोगों के अंदर रहे। जैसा कि आप आजकल के समय में देखते होंगे, जब आपकी बाइक का या फिर कार का चेकिंग होता है तो वो सबसे पहले आपकी जो हेल्थ है उसी पर फोकस करके चेकिंग करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बाइक चलाने वालों के लिए हेलमेट जरूरी किया जाता है और हेलमेट को पॉइंट ऑफ व्यू करके ही आपका चालान किया जाता है ज्यादातर, है ना। अगर आपने हेलमेट लगा रखा है तो और चीजें थोड़ा बहुत माइनर आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हेलमेट जरूरी है, क्योंकि बेटा आप जब घर से निकलते हैं तो आपकी फैमिली आप पर की राह देखती है कि शाम को इवनिंग तक आपको घर पर आना भी है। तो वैसे ही रूल्स है कि आप हेलमेट लगाकर चलें, और इसको सख्ती से लागू करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें तरीके से की जाती हैं। तो वैसे ही हमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे ताकि एटमॉस्फेयर में NO और SO के पार्टिकल्स ज्यादा एमिट ना हो, उनका एमिशन रिड्यूस हो। ठीक है, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, उन सब रीजंस के लिए क्रिएट करने पड़ेंगे जहां से इनका एमिशन होता है। ठीक है, तो क्लियर एयर एक्ट, सबसे पहले क्लियर एयर एक्ट आप लेकर आए। उसकी वजह से क्या होगा, जब एटमॉस्फेयर में
ये पार्टिकल एमिट ही नहीं होंगे तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इन मेनी कंट्रीज लॉ सच एज द क्लियर एयर एक्ट in the United States regulate the amount of the sulfur dioxide as well as the nitrogen oxides that can be released by the power plants and the industrial facilities। यानी कि कुछ कंट्रीज में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट की बात कर लें, वहां पर ये क्लियर एयर एक्ट भी है जिससे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो एमिशन है पावर प्लांट या इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज से उनको परमिशन है कि आप, या फिर उनको एक नियम एंड शर्त बता दी गई है कि इससे ज्यादा आप एमिशन सरफेस मतलब एटमॉस्फेयर में नहीं कर सकते हैं। दीज लॉज हैव बीन सक्सेसफुली इन रिड्यूसिंग द एसिड रेन, और ये लॉ सक्सेसफुल होते हैं एसिड रेन को खत्म करने में। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट किस तरीके से अगर हम देखें, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये तो एक पर्टिकुलर देश के लिए हो गया, लेकिन ये समस्या पूरे ग्लोब के लिए भी देखी गई है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोब की समस्या है पूरे, है ना। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी एग्रीमेंट्स करने होंगे कि कोई देश डेवलपमेंट कंट्री बनने की चक्कर में कहीं ज्यादा एमिशन तो नहीं कर रहा है ना। तो ग्लोबल एग्रीमेंट लाइक द 1999 Gothenburg Protocol under the Convention on Long Range Transboundary Air Pollution aim to limit the emission of the sulfur and the nitrogen compounds across the borders। यानी कि पूरे ग्लोब में हर एक देश इसके लिए भागीदार बने ताकि आपका एयर में इन चीजों का एमिशन ज्यादा ना हो। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर कहीं ना कहीं इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, और एक देश के लिए नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज को देखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, रिड्यूसिंग द एग्रीकल्चरल रन ऑफ, यानी कि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको भी हमें कहीं ना कहीं रिड्यूस करना होगा जिससे कि हम इन चीजों से बच सके। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, यानी कि जो सस्टेनेबल फार्मिंग है उसकी तरफ हमें जाना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली होता क्या है, ऐसे हमें डेवलप करना है कि हम अपने सोर्सेज का यूज प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए सेव करके चलें। ठीक है, यानी कि एनकरेज द फार्मर्स टू यूज द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का यूज करें लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, है ना, एंड इंप्लीमेंट द कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स। और अगर आप कुछ फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं इस तरीके से जो केमिकल की फॉर्म में है, तो उनका एक लिमिटेशन कर दी जाए कि इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हैं। कैन रिड्यूस द अमोनियम एमिशन, यानी कि अमोनिया का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करने के लिए, एंड द रन ऑफ द नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड इनटू द एटमॉस्फेयर, और जो नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है उनका रन ऑफ यानी कि उनका रिलीज जो है एटमॉस्फेयर में उसको रिड्यूस करना होगा। इज दैट क्लियर? तो ये सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस हमें करनी होगी ताकि हम एग्रीकल्चर रन ऑफ को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बफर जोन्स। बफर जोन्स इसमें क्या है समझते हैं। देखिए, मतलब कहने का ये है कि कुछ क्षेत्र को क्या कर देना चाहिए, पॉइंट ऑफ कर देना चाहिए, जैसे कि प्लांटिंग ट्रीज ग्रास इन द बफर जोन्स अराउंड द एग्रीकल्चर लैंड्स कैन हेल्प एब्जॉर्बिंग द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑन द एटमॉस्फेयर। मतलब कहने का ये है कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज या ग्रास बफर जोन में ज्यादा लगानी चाहिए, या फिर किसी एक पर्टिकुलर रीजन को अगर हम बफर जोन कह रहे हैं तो वहां पर हमें बेसिकली ध्यान देना है एटमॉस्फेयर को सही रखने में। ठीक है, तो उसी को कहते हैं बफर जोन, जिसको हाईलाइट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना कोरोना के समय में कि इस क्षेत्र को क्या कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर कोई कोरोना का मरीज मिल गया है। तो वैसे ही एग्रीकल्चर लैंड के लिए हो सकता है कहीं पर लैंड ऐसी है कि उसमें फर्टिलाइजर लेवल बढ़ाने के लिए हमें कुछ केमिकल्स की मात्रा ज्यादा बढ़ानी पड़ रही है, तो उसको कम करने के लिए, उसका इफेक्ट कम करने के लिए हमें वहां पर प्लांटिंग ज्यादा करनी है, जिससे कि हम उसको बैलेंस करके चल सकें। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया रिड्यूसिंग द एग्रीकल्चर रन ऑफ, किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक अवेयरनेस एंड द एजुकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के समय में आपके एनवायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए, और इसी कारण बस या इसी कमी के कारण आप लोगों को ये सब्जेक्ट भी अपने कोर्स में पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों की वजह से ही, हम लोगों की आदत की वजह से ही एनवायरमेंट डैमेज होता जा रहा है, और चूंकि हम सांस पानी ये सब इस एनवायरमेंट से ही ले रही हैं, इसी एनवायरमेंट की एक साइकिल का हिस्सा हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो साफ नहीं होगा तो एट द एंड हम लोगों को ही इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दैट मीन्स पब्लिक अवेयरनेस या उसकी एजुकेशन बहुत जरूरी है किसी भी चीज को रिड्यूस या कंट्रोल करने में। तो इसका भी महत्वपूर्ण रोल रहेगा एसिड रेन को कंट्रोल करने में। दैट मीन्स राइजिंग द अवेयरनेस। अगर हम लोगों को बताएंगे कि इस तरीके से अगर आप चीजें करेंगे तो जो एसिड मतलब जो रेन हो रही है वो भी आपको हार्म पहुंचा सकती है, तो वो एक अवेयरनेस क्रिएट होगी, तो हो सकता है कि वो जनरेशन आपकी कम एमिशन करे इन चीजों का, है ना। एजुकेटिंग द पीपल अबाउट द कॉजेज एंड द इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन कैन इंकरेज द पीपल्स टू अडॉप्ट द प्रैक्टिसेस that reduce the pollution such as using the less energy, supporting clear energy and reducing the vehicle uses। तो इन सबको जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एट द एंड पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेटेड होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जिसमें हमने बात की कि किस तरीके से हम एसिडिक रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए थे उस क्वेश्चन को आपने किस तरीके से समझा, कैसा आपको महसूस हुआ? अगर क्वेश्चन
एसिड रेन पर आता है किसी भी तरीके से। हर एक पॉइंट पर हमने बात की यहाँ पर, एसिड रेन क्या होता है, किस तरीके से ये एसिडिक बनता है रेन, फिर उसके बाद क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इससे ज्यादा और कुछ घुमा फिराकर आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक आपको YouTube के हमारे चैनल के रिगार्डिंग या फिर वीडियो के रिगार्डिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। शुरुआत में भी मैंने कहा था वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर स्टार्टिंग में नहीं कर पाए थे तो अब वीडियो को शेयर कर दें। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस वीडियो के मिलते रहें। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 के और कोशिश करेंगे उस टॉपिक को खत्म करने की और आपको बहुत अच्छे से समझाने की, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक आप नेक्स्ट वीडियो आप मिलती है, तब तक आप कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक आपका है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। चलिए एट द एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।